हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने पहले तो मोल टर्म का मीनिंग समझा कि मोल का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। इसके अलावा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एमयू के बारे में जाना था, ठीक। तो और उसके बाद यार लास्ट क्लास में हमने आप लोग को एटॉमिक मास याद करने को कहा था कि कुछ कुछ एटम्स है जिनका एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है यार तुम लोग यार सारा का सारा एटम्स का एटॉमिक मास याद कर लिए होंगे। और उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो ये सब यार ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सबसे पहले एटॉमिक मास के यूनिट के बारे में जानेंगे, ठीक। मतलब एटम जो होता है ना, एटम के यूनिट, किस किस यूनिट में हम लोग एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो चलो यार, जैसा कि मैंने एटॉमिक मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा मैं। यदि एटम की बात हो तो एटॉमिक मास, और यदि मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे तो ऐसे में मॉलिक्यूलर मास को यूज करेंगे, ठीक। अब देखो यार, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग दो यूनिट में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है एएमयू और दूसरा होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, ग्राम में, ठीक। एक यूनिट होता है एएमयू और दूसरा यूनिट जो है वो हम लोग ग्राम यूज करते हैं। इसका पहले क्या मतलब ये समझ लेते हैं। जैसे मान ले यार, चलो देखो यार, जैसे मान लो हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास क्या होता है यार, आप लोगों को बताया था ना, क्या होता है? 1, ठीक। हाइड्रोजन का 1 मास एएमयू। देखिए एएमयू को आजकल यू भी लिखा जाता है। एएमयू को एटॉमिक मास यूनिट या यू कहे तो यूनिफाइड मास, ठीक। यू क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिन्हें नहीं पता है, यूनिफाइड मास। अब हाइड्रोजन का मास 1 एएमयू होता है, या इसी तरह से हीलियम का मास 4 एएमयू हो जाएगा, या सिंपली हम यू लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जगह कम लेगा इसलिए। कार्बन का मास 12 यू, इसी तरह से नाइट्रोजन का मास 14 यू, ऑक्सीजन का मास लिखना हो तो 16 यू, ठीक। यदि इसी एटम के मास को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये इसका ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। जैसे हाइड्रोजन का 1, यदि हम यू की जगह पे ग्राम लगा दे तो 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम क्या हो गया? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह से हीलियम का 4 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ठीक है ना। ये एटम की हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास। इसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं एटम। मान लो यहाँ पे भी जैसे H2 का मास कितना होता है? 18। यदि हम इसके यूनिट को यू रखें तो 18 यू हो गया। और इसी तरह CO2 का 44 यू, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मास कितना हो जाएगा? 180 यू। ये सब कुछ कुछ याद रखना, याद नहीं भी है तो यार कैलकुलेट करना, ठीक है ना। मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह से और मान ले यार CH4, ये 16 यू हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है, ये इनका मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह से यहाँ पे यदि हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात, देखो यार ये सब ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी ये ग्राम एटॉमिक मास है। और यदि यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए बात करूँ, H2O के लिए बात करूँ तो 18 ग्राम क्या हो जाएगा? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी तरह से और क्या, CO2 44 ग्राम हो जाएगा, C6H12O6 180 ग्राम हो जाएगा, CH4 का 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। यदि हम लोग मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, एक्चुअली हमें ये सीखना है। हमें ये सब तो यार आता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास निकालने तो आता है, लेकिन एटॉमिक मास को कभी हम यू के साथ लिखते हैं, कभी ग्राम के साथ आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें ये समझना है कि ये यू कब लिखते हैं और ग्राम कब लिखते हैं, या इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, इस चीज को आज हमें समझना है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए चलो यार, अब मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं कि मास को यू में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है और ग्राम में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है। क्लियर है? तो चलो यार, मैं अब ये नीचे वाला पार्ट को मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलो देखो यार, यू जब भी लिखा जाए ना तो इसका मतलब समझ जाना, इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल। यार देख 1, यदि एटम की बात करेंगे तो एटम बोलेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल कब यूज करते हैं? जब ग्रुप ऑफ एटम्स दिख जाए तो हम लोग फिर वहां मॉलिक्यूल्स टर्म यूज करते हैं। इसी तरह से यार ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, इसको समझ लो। तो इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल। अब देखिए यहाँ पे एक 1 मोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंस यार देखना, डिफरेंस देखना क्या डिफरेंस है। यहां पे इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। देख यार क्या यूज किया गया, वन एटम और मॉलिक्यूल। यहां पे क्या यूज किया गया, वन मोल एटम और मॉलिक्यूल यूज किया गया। बस यही डिफरेंस है। अब यार मुझे नहीं लगता कि यार मुझे कुछ अब समझाने की जरूरत है यार, ऑलरेडी तुम लोगों को हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं मोल का मतलब क्या होता है और वन एटम का मतलब क्या है। वन एटम यदि बोला जाए इसका मतलब क्या है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। उसका मास को मैं AMU से रिप्रेजेंट करूंगा या U से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन यदि वन मोल एटम के मास को बताना हो हमें, वन मोल एटम का मतलब क्या हो गया, मान ले यार वन मोल कार्बन एटम का मैं मास पूछ दूं तो वन मोल कार्बन एटम का मतलब क्या है ये पहले मुझे बताओ। तो वन मोल कार्बन एटम जैसे मोल बोला गया तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए, याद है, याद है क्या बजना चाहिए, घंटे। कौन से नंबर का, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इसका मतलब वन मोल कार्बन एटम का मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और उसका मास को यदि मुझे बताना होगा ना तो मैं 12 तो होता है, लेकिन वन मोल एटम का मास बताना हो तो यहां पे ग्राम लगा देंगे, यूनिट। अब शॉर्ट में मतलब समझाता हूं, जैसे मैं यहां पे कार्बन का मास लिखूं 12U और यहाँ पे 12 ग्राम। अब दोनों में फिर से एक बार समझिएगा डिफरेंस, यदि नहीं समझ आया तो यदि 12U लिखा जा रहा है इसका मतलब ये कार्बन के एक सिंगल एटम का मास बतला रहा है, क्या, सिंगल एटम का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि 12 के साथ यदि मैं ग्राम लगा दूं इसका मतलब हो जाता है कि ये वन मोल एटम का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, वन मोल एटम। वन मोल एटम का मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम के इक्वल होगा। दैट्स इट। अब उम्मीद यार समझ में आ गया होगा। यदि अब भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं हम लोग। सिंगल एटम, अच्छा तुम लोग को यार 1U का वैल्यू शायद बता दिया था, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी बताया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 1 AMU का यदि मैं एग्जैक्ट वैल्यू देखूँ ना, 1 AMU, मान लो यार आप 1U को थोड़ा इमेजिन करना चाहते हैं, हाँ बता दिया था 1U का मास क्या होता है, 1 AMU का एग्जैक्ट वैल्यू इन ग्राम आप लोगों ने बता दिया था, क्या होता है 1.767 इंटू 10 का -24 ग्राम। देख सकते हो यार कितना स्मॉल है, -24, बहुत ही स्मॉल है ना, बहुत ही स्मॉल है। और हम जब एक सिंगल एटम की बात करेंगे, सिंगल एटम की मास की बात करेंगे तो यार बता यार उसका मास ग्राम में कभी हो सकता है, कभी पॉसिबल है ग्राम में 1 ग्राम 2 ग्राम होगा कभी, क्या यदि मैं 12 ग्राम बोलूँ, क्या 12 ग्राम एक एटम का मास कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि मैं सिंगल एटम का मास पूछूं तो वो कार्बन की यदि बात करूँ तो 12U होगा। अब मैं को यार जानना है हमको 12U नहीं समझ में आ रहा, 12U का मतलब क्या है, कोई बात नहीं यार, यदि 12U का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसा कर लो, 12 इंटू U, एक U का वैल्यू कितना होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -24, यानी एग्जैक्ट मास यदि तुम कार्बन का एक सिंगल एटम का जानना चाहते हो तो वो वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन ये जो 12 ग्राम जब हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये 1 मोल कार्बन एटम का मास है, मतलब कि तुम 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन को कलेक्ट कर लो, इसका मास मेजर करो, वो तुम्हारा आएगा 12 ग्राम। समझ में आ रहा? और हो भी सकता है यार 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, कितना लार्ज नंबर हम लिए हैं कार्बन एटम्स का, तो इतने लार्ज नंबर को जब कलेक्ट करेंगे उसका मास मेजर करेंगे ना तो वो 12 ग्राम आ सकता है। लेकिन सिंगल एटम के मास को कभी भी हम लोग ग्राम लगा के नहीं बोलेंगे। यदि सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो हम लोग हमेशा यूनिट U रखेंगे, U या फिर AMU रखोगे सिंगल एटम का यदि पूछा जाए तो। इसी तरह से मान ले यार ये चीज यार नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों पॉइंट, आप लोग दोनों नोट कर लो। इधर मैं मिटा रहा हूँ और कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूँ इसी चीज को, ठीक है ना। जैसे मान ले यार नाइट्रोजन का मास 14 यदि U लिख दूं और यदि मैं 14 ग्राम लिख दूं तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोग, यार उम्मीद है। यदि 14U लिख रहे इसका मतलब ये एक सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैं नाइट्रोजन का 14 ग्राम मास लिख दूं इसका मतलब ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है, जब भी ग्राम आ जाए इसका मतलब समझ जाना वहां 1 मोल एटम की बात हो रही है। दैट्स इट, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, वेरी गुड। इसी तरह से यार मैं मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, H2O। यदि मैं H2O के एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यदि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O की बात कर रहा हूं तो मास जो होगा वो 18U बोलूंगा मैं। लेकिन यदि मैं H2O के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बोलूं तो ऐसे में इसके मास को मैं 18 के साथ ग्राम लगा दूंगा। आया क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करूं, अब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या,
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूं और उसका मास को मेजर करूं तो वो 18 ग्राम आएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है यार अब आप लोगों को यार ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपको यू कहाँ यूज करना है और कहाँ आपको ग्राम यूज करना है। ठीक, और यदि कहीं आपको यू लिखा हुआ मिले, कहीं ग्राम लिखा हुआ मिले, तो इसका क्या मतलब आपको समझना है यार, ये भी चीज अब आप लोगों को यार क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर? हो गया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है यार। तो अब हम लोग अच्छा 2-4 और एग्जाम्पल देख लो यार। जैसे मान लो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? यदि एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो 32U बोलूंगा, लेकिन यदि O2 का मास यदि मैं 32 ग्राम लिख दूं तो इसका मतलब क्या समझूंगा कि वो 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है। 1 मोल का है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का मास 32 ग्राम है। समझ में आ रहा है? उम्मीद है यार अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, तो इस तरह से यार यहाँ पे जब भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास और एक AMU में लिखा जाए तो डिफरेंस क्या होता है ये अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग मोल्स जो टर्म था ना, मोल्स, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं यार, ये चीज सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। उसमें यार ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो यार अब हम लोग हेडिंग डाल लो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले यार देखो मोल को अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? ठीक, पहले मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। ठीक, यदि मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं, 12 ग्राम कार्बन, और मैं पूछता हूं कि इसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे, कितने मोल कार्बन आइटम्स होंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल कार्बन आइटम्स के प्रेजेंट होंगे, क्या बोलूंगा मैं? तो अभी आप लोगों ने बताया था कार्बन का एटॉमिक मास की बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, कुछ का मैं लिख दे रहा हूं एटॉमिक मास 16, फिर और किसका लिख दूं यार, चलो सल्फर का लिख देता हूँ 32, फिर मैं हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल ले लिया हूँ, देख रहा हूँ ना यहाँ मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है 32, CH4 मॉलिक्यूल है 16, H2O मॉलिक्यूल है 18, ठीक है ना। अभी मैं एटॉमिक मास लिखा हूँ, यहाँ पे मैं ग्राम और यू नहीं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगाया। ठीक, एटॉमिक मास है वो, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकता हूँ। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास 12 ग्राम कार्बन। मेरा सवाल ये है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट होगा, जरा सोचो और बताओ। तो यार यहाँ से कार्बन 12 यदि मैं ग्राम लगा दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो 12 ग्राम कार्बन है ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है। और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था अभी? ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन एटम का मास होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं यदि मोल्स ऑफ कार्बन, देखो यार मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यदि नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए तो मैं 1 मोल्स बोलूंगा। क्यों? 1 मोल कार्बन का ही मास तो 12 ग्राम होगा। क्लियर? और चलो यार यदि मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन की बात करूं, 14 ग्राम नाइट्रोजन, अच्छा सुनो यार नाइट्रोजन भी नहीं लेता हूं मैं, 24 ग्राम कार्बन ही लेता हूं, ठीक है ना। 24 ग्राम कार्बन में नाइट्रोजन, ये सॉरी 24 ग्राम कार्बन में कितना मोल्स आएगा कार्बन का, ये बताना है आप लोग को। तो देखो यार 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल्स आ रहा है, 24 ग्राम कार्बन में कितना मोल्स आएगा खुद से सोचो। 12 ग्राम में 1 मोल आ रहा है, 24 ग्राम में कितना मोल आएगा? 2 मोल आएगा। यार यहाँ पे देखना ये 1 एटम ऑफ कार्बन नहीं है, ये वो 1 मोल एटम ऑफ कार्बन है। और 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसी तरह से 24 ग्राम कार्बन में कितना मोल्स हो गया? 2 मोल्स। यदि मैं पूछ दूं 36 ग्राम कार्बन में कितना मोल्स यार, तो क्या बोलोगे? 3 मोल्स बोलोगे। समझ में आ रहा है ना, ये डबल हो गया, ये थ्राइस हो गया, तो इसलिए 3 मोल बोल दूंगा। 36 ग्राम कार्बन में कितना मोल्स, तो हमें पता है 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल, तो 36 ग्राम कार्बन में 3 मोल हो जाएगा। इसी तरह से मैं मान लो 16 ग्राम ऑक्सीजन में पूछ दो कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट होगा, कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, तो 16 तो यार एटॉमिक मास है, और यदि एटॉमिक मास है तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 16 ग्राम यदि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो यहाँ पे ग्राम है एटॉमिक मास, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन आइटम है तो इसमें 1 मोल आएगा यार। क्लियर है ये चीज? यदि इसी तरह से मैं बात कर लूँ 32 ग्राम ऑक्सीजन आइटम, 32 ग्राम ऑक्सीजन आइटम है तो यहाँ पे कितना मोल्स आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएगा। अब यार तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि हमें मास दिया हुआ है ना तो मैं नंबर ऑफ मोल्स बता सकता हूँ कि उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उस एटम या मॉलिक्यूल का। ठीक, अभी और चलिए यार कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, 2 ग्राम हाइड्रोजन,
यदि 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो तुम लोग बताओ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए मैं मॉलिक्यूल्स टर्म का यूज करूंगा, आइटम अब हटा दूंगा मैं। H2 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है ना। यदि मॉलिक्यूल है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछूंगा, मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस 2 ग्राम में। तो H2 का यार मॉलिक्यूलर मास है 2, और जब 2 के साथ ग्राम लग गया तो 2 ग्राम रिप्रेजेंट्स व्हाट, मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यहाँ पे मान लिया 4 ग्राम H2 आ जाता, 4 ग्राम H2 कितना मोल्स हो जाता बताया तुम लोग को? 2 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल हो रहा था, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल होगा? 2 मोल होगा यार, समझ रहे हो? यदि इसी तरह से मैं मान लो ऑक्सीजन का 32 ग्राम O2 ले लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कितना मोल्स होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, देखिए कितना मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना मोल्स आ जाएगा, तो देख रहे हैं O2 का तो यार मॉलिक्यूलर मास ही 32 है, और 32 के साथ यूनिट ग्राम लगा दिया जाए, इट मीन्स it is the gram molecular mass of oxygen, and gram molecular mass means what, it represents the mass of 1 mole oxygen molecule। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 मोल। अच्छा यदि मैं पूछूं 64 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, क्या बोलोगे? तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो मैं क्या बोल दूंगा यार 2 मोल्स को। लेकिन जरा यार बताओ 60 ग्राम ऑक्सीजन यदि है तो कितना मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा? बताओ यार जरा यहाँ पे। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? हाफ मोल को। क्लियर है ना? 32 ग्राम पे 1 मोल, तो 16 ग्राम आधा हो गया ना, तो आधे में हाफ मोल हो जाएगा। सो सिंपल। तो यहाँ पे मैं 0.5 मोल लिख दूंगा। अब यार उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से यदि मान लो 18 ग्राम H2O है, 18 ग्राम H2O में कितना मोल्स होगा H2O मॉलिक्यूल्स का? मॉलिक्यूल्स टर्म यूज करूंगा मैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहे हैं ना। तो 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? कितने मॉलिक्यूल्स? तो कितने मोल मॉलिक्यूल्स? क्या बोलूंगा? 1 मोल मॉलिक्यूल्स। क्यों? 18 तो इसका मॉलिक्यूलर मास ही है, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे मैं 1 मोल लिखूंगा। अच्छा मान लो यार मैं 90 ग्राम वाटर यदि कर दूं तो कितना बताओगे? क्या करोगे बताओ? 90 ग्राम वाटर है ना यार, 18 ग्राम में 1 मोल, 36 में 2 मोल होता, फिर मतलब 18 का टेबल 54, ठीक है ना, इस तरह से। तो 90 ग्राम में कितना हो जाता? 5 मोल्स। समझ रहे हो? तो अब यार तुम लोग उम्मीद है कि समझ रहे होगे कि 90 ग्राम वाटर में हम लोग को कैसे निकालना है। क्लियर है चीज? तो इस तरह से यदि हमें मास दिया है ना तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी चीज को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फार्मूला बना देंगे और उस फार्मूला से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो। अभी मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आप कैसे मोल्स कैलकुलेट करोगे यदि किसी सब्सटेंस का मास पता है। सब्सटेंस कहते हो किसी एटम का मास पता है, किसी मॉलिक्यूल का मास पता है, तो कितने मोल के बराबर होगा, वो कितने मोल के मास के बराबर होगा, उस चीज को कैसे बताएंगे ये चीज। अब हम लोग आपको फॉर्मूला देंगे, ठीक, वो भी आपको समझा कर, ठीक है ना, पहले समझाएंगे उसके बाद आपको फॉर्मूला बताएंगे। फिलहाल ये चीज मैं मिटा दे रहा हूं। चलो तो देखो यार अच्छा मैं एक चीज बोल सकता हूं, तुम लोग बताओगे 12 ग्राम कार्बन कितना मोल के बराबर? 1 मोल के बराबर। 14 देखिए ग्राम यूनिट में यूज क्या कर रहा हूं, ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने मोल नाइट्रोजन के बराबर? 1 मोल नाइट्रोजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल ऑक्सीजन? 1 मोल ऑक्सीजन। 32 ग्राम सल्फर कितना मोल सल्फर? 1 मोल सल्फर। 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना मोल? 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल? 1 मोल। 16 ग्राम CH4 कितना मोल? 1 मोल। 18 ग्राम H2O कितना मोल H2O का? 1 मोल। इसका मतलब अच्छा ये सबको मैं क्या कहूंगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कहूंगा ना। यदि कभी भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दिया है तो उसमें कितना मोल्स प्रेजेंट होता है? देखो ये सब क्या एटॉमिक मास है ना या फिर मॉलिक्यूलर मास है। तो यदि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है इन ग्राम तो ऐसे में वो रिप्रेजेंट करेगा उस 1 मोल सब्सटेंस को। कितने को रिप्रेजेंट करेगा? उसके 1 मोल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? तो जैसे मान लो यार मैं CH4 का 16 ग्राम CH4 में पूछ दो कितना मोल, तो अगर 16 ग्राम CH4 में कितना मोल बोलूंगा? 1 मोल बोलूंगा। क्यों? 16 ग्राम तो यार इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। क्लियर? तो अब हम एक जनरल स्टेटमेंट इस बेसिस पे बना रहे हैं कि यदि किसी का m ग्राम का कोई भी एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम या मॉलिक्यूल्स हो सकता है,
यदि m ग्राम एटम या मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का, तो इसमें कितना मोल्स आएगा यार, ये आप लोग को बताना है। तो कितना मोल आएगा 1, देख लो यार, m ग्राम एटम से मॉलिक्यूल्स है ना, m का मतलब क्या है, उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यदि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का लो, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का यदि तुम m ग्राम लेते हो, m का मतलब क्या है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यहाँ m जो है ना वो क्या है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो ऐसे में यदि m एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिए हुए हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि m ग्राम की जगह पे w ग्राम ले लेते हैं, w ग्राम एटम्स और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो कितने मोल्स के बराबर हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड बताए थे ना यार तुम लोग को, यूनिटरी मेथड में यदि a में b है तो c में कितना होगा, b/a इंटू c। तो इसे m ग्राम में 1 मोल आ रहा है, तो w ग्राम में कितना मोल आएगा, 1/m इंटू w, इतना मोल्स। और मोल्स को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, n से, तो n इक्वल टू क्या आ रहा है, w/m। तो एक हमें फॉर्मूला मिल गया मोल्स को कैलकुलेट करने का। क्लियर है ये चीज। तो मोल्स को कैलकुलेट करना हो, यदि आपको मास दिया हुआ है और आपको उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पता है, तो आप डायरेक्ट मोल्स इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, जैसे यार अभी मैंने कुछ एग्जांपल किया था, जैसे 14 ग्राम नाइट्रोजन कितना मोल्स के बराबर होगा, 1 मोल। यदि मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन पूछूं तो कितना मोल्स के बराबर होगा, 2 मोल्स। यदि मैं 42 ग्राम नाइट्रोजन का पूछूं कितना मोल्स के बराबर होगा, 3 मोल्स। अब इसी चीज को मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकालता हूँ, ठीक है ना, मोल्स। जैसे फर्स्ट वाला 14 ग्राम नाइट्रोजन दिया है, 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने मोल्स के बराबर होगा यार, देखो समझ आया यार, 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने मोल्स के बराबर होगा। तो 14 ग्राम मोल्स हमें निकालना है ना, तो W/m, W का वैल्यू कितना, तो W क्या होता है, ये देखो यार, W क्या है, गिवन वेट है, ये क्या है, गिवन वेट। मतलब तुम हो सकते हो ना, मान लो नाइट्रोजन का मैंने 14 ग्राम लिया, हम पूछ देंगे यार 20 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल्स आएगा, हम पूछ सकते 30 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल्स आएगा, हम पूछ सकते 70 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल्स आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं हम। तो वो जो वेट आप ले रहे हो ना, जो क्वेश्चंस में वेट दिया जाता है उसको गिवन वेट कहेंगे, और वो स्मॉल w के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या होता है, ये यदि एटम की बात करूँगा तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, और यदि मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो W हो गया गिवन वेट, और M जो है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, केमिस्ट्री में अगर वेट मास सब सेम होता है, ठीक, कंफ्यूज मत होना है सर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर। हाँ, तो अब देखो यार, इधर W में क्या पुट करता हूँ, नाइट्रोजन का कितना मास दिया है, 14 ग्राम। कैपिटल M क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए कैपिटल M का वैल्यू। तो देखिए कैपिटल M जो होता है ना, वो फिक्स होता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के लिए, और वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यार बता चुका हूँ। M का मतलब एटॉमिक मास, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फिक्स है, कितना, 14। ठीक, वो चेंज नहीं हो सकता है। तुम यहाँ पे नाइट्रोजन का 28 ग्राम लो, 40 ग्राम लो, 50 लो, 100 लो, 200 लो, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो 14 ही रहता है, वो 14 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कभी। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 14, तो 14/14 कितना हो गया, 1। लेकिन यदि मैं नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम ले लूँ, और यहाँ पे मैं मोल्स पूछूं तो बताओ यार क्या होगा, अगेन W/m। अब यहाँ पे वेट कितना है नाइट्रोजन का दिया हुआ, 28 ग्राम। यदि 28 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर सॉरी M क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। एटम की बात करूँ ना तो एटॉमिक मास बोलेंगे इनको, तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का वो तो 14 ही रहने वाला, वो तो फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे पूछूँ तो मोल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 42 ग्राम, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो नीचे 14 कितना मोल्स आ गया, 3 मोल्स आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से यार हम लोग मोल्स को इस फार्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसी चीज़ में यार देखना, मान ले यार मैं 14 ग्राम, अब तुम लोग थोड़ा सोच के बताना, थोड़ा 14 ग्राम N2 मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स आ गया, मैं पूछ रहा हूँ 14 ग्राम N2 मॉलिक्यूल्स में कितना मोल्स आएगा, ठीक है ना यार, थोड़ा समझ कर। 28 ग्राम N2 में कितना मोल्स आएगा, 70 ग्राम N2 में कितना मोल्स आएगा, ये 3 सवाल है। ठीक, तो देखो यार पहले क्या करो यार, फार्मूला मत लगाओ, फार्मूला भी मत लगाओ, अभी बस दिमाग से सोच के बताना है। N2 का 14 ग्राम में कितना मोल्स ये पूछा गया, तो सोचो यार पहले तो N2 का मॉलिक्यूलर मास तुम लोग सोचो कि N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो N2 का 14 × 2 28, 14 मत बोलना N2 का, N2 मॉलिक्यूल हो चुका है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 28, तो नाइट्रोजन का 28 ग्राम यदि होता तो उसमें 1 मोल प्रेजेंट होता, कितने में 28 ग्राम होता तो 1 मोल, लेकिन ये 28 ग्राम नहीं, ये 14 ग्राम है, तो 14 ग्राम में कितना मोल्स होना चाहिए, 0.5 मोल्स। क्लियर है ना ये चीज, तो यहाँ पे मोल्स कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स। 28 ग्राम N2 में कितना होगा, सिंपल हो गया, कितना 1 मोल, क्यों, इसका मॉलिक्यूलर मास है 28 और 28 ग्राम दिया ही है, तो 28 ग्राम में कितना 1 मोल हो जाएगा यार,
यहाँ पे नाइट्रोजन का वैल्यू बता कितना, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 ग्राम में, तो ये 28 और ये 70, ठीक। तो 28 ग्राम होता तो 1 मोल होता, तो 70 ग्राम है तो कितना मोल होता, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 28 ग्राम में 1 मोल होता, 70 ग्राम में कितना, 1/28 इंटू 70 कट रहा है, इसको 7 4 जा 7 10 जा, तो 10/4 कितना होता है 2.50, इसका मतलब यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएगा 2.50। समझ रहे हो ना कि किस तरह से निकालें। तो ये तो अभी मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाकर आप लोगों को बताया। अब मान लो यार मुझे फार्मूला लगा के बताना है, ये सब यार तुम लोग नोट करते चलना, ठीक है ना, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको भी। वीडियो पॉज करके यार ये सब तुम लोग नोट कर लेना, ये चीज़ तो बहुत, इधर का एग्जांपल नहीं भी नोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो नोट कर लेना तुम लोग यार। अब चलो ये तो मिटा देता हूँ। अब मुझे मान लो यार फार्मूला से निकालना है, तो फार्मूला से n इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट n इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है W/m, W का m क्या, W का वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए 14 ग्राम है, 14 ग्राम है तो 14 कैपिटल M क्या होगा मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ पे 28 क्यों लिखा समझ में आ रहा, 14 नहीं लिखेंगे 28 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि N2 अब मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। तो 14/28 कितना गया 1/2, दैट इज 0.5। इससे पहले भी 0.5 ही आ रहा था। तो ये W कौन सा, और W पुट करना समझे ना, ये जो वेट जो मास दिया हुआ है ना वो, और M जो होता है नीचे कैपिटल M हो क्या, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, वो आपको याद होना चाहिए। और आप लोग को हम पहले से लिखा दिए हैं, वो फिक्स होता है, M जो है वो फिक्स होता है, वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। यदि क्वेश्चन में कहीं मास दिया जा रहा है इसका मतलब वो ये स्मॉल w का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज, कंफ्यूज मत होना ये सब चीज को लेकर। n इक्वल टू यहाँ पे कितना 28 और अपन में भी 28 कट के कितना आ गया 1 आ गया, इससे पहले भी वही आ रहा था यार। थर्ड वाले में यदि n निकाला तो 70 वेट 70 ग्राम दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, तो अगेन यदि काटूंगा तो 14 2 14 5 2.5। क्लियर है, समझ में आया। ये फार्मूला हम लोग किस तरह से लगाते हैं n इक्वल टू W/m को, तो ये मोल्स कैलकुलेट करने का फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये हो गया, ठीक। इस तरह से और 2 फार्मूला और आपको मैं बताऊंगा अभी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फार्मूला आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स करूंगा इस पे बेस्ड। तो देखो यार इस तरह से फर्स्ट फार्मूला हमारे पास आ गया मोल्स कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू W/m, ये फर्स्ट फार्मूला है, ठीक। अब हम लोग दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है यार। यदि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, यहाँ पे मैं पार्टिकल्स टर्म यूज कर रहा हूँ, पार्टिकल्स की जगह पे एटम्स आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकता है, आयंस आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी आ सकता है। तो यदि इतने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के, तो ये कितने मोल के बराबर होंगे बता दे, कितने मोल के बराबर होंगे 1 मोल के बराबर होंगे, बता सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होगा यार बोल 1 मोल के बराबर होगा। अब मान ले यार इतना पार्टिकल्स नहीं दिया, वो 10⁻50 पार्टिकल्स में पूछ दिया कितना मोल के बराबर होगा, तो यार यूनिटरी मेथड आता है ना तुम लोगों को। यदि इतने पार्टिकल्स में 1 मोल है तो मान लो p नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, स्मॉल p या कैपिटल p जो बोलना है, मैं स्मॉल p कर देता हूँ, ठीक है ना। यदि स्मॉल p पार्टिकल्स है किसी सब्सटेंस का तो उसमें कितना मोल्स होगा, तो बता दो यार यूनिटरी मेथड 1 में दिस मच। अच्छा इस नंबर को कुछ नाम दिए थे 6.022, क्वेश्चन बनाने के लिए यार क्या लेंगे बताए थे ना, 6.022 को 6 ले सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए, और इनटू में क्या आ जाएगा p, इतना मोल्स। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, यदि नंबर ऑफ मोल्स देखें, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स p गिवन है तो p/6.022 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को हम लोग क्या कहते थे यार, इस नंबर को याद है, नाम क्या बोले थे, एवोगाड्रोस नंबर। तो इसलिए यहाँ से n इक्वल टू क्या बन गया हमारा फार्मूला p/NA। तो ये इस तरह से सेकंड फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। लेकिन ये फार्मूला कब लगाना है, जब नंबर ऑफ एटम्स दिया हो, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, जब नंबर ऑफ आयंस दिया हो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया हो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स इस फार्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हो। और Na का वैल्यू यार 6.022 एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप Na का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 भी ले सकते हो। हाँ कहीं ऐसा वैल्यू दिया है जो 6.022 से कट रहा है तो यार एग्जैक्ट वैल्यू ले लो यहाँ पर नीचे, ठीक है ना। ऐसे जनरली आपको क्या करना है 6.022 ही, सॉरी 6 इंटू 10⁻23 लेकर ही बनाना है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से एक सेकंड फार्मूला भी हमें मिल गया।
मोल्स कैलकुलेट करने का। और सेकंड फार्मूला का P अपॉन Na। P क्या है याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, ऐसा ऐसा। और Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10, भूलना मत यार, भूलना मत। क्लियर। चलिए ये दो फार्मूला हो गया। इसके बाद एक और फार्मूला है जिसको मैं आप लोग यार डिराइव करके नहीं बताऊंगा, डिराइव करके नहीं बताऊंगा। थर्ड फार्मूला जो है वो N इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बटा 22.4, ठीक है ना। ये डिराइव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जब बताएंगे ना तब ये फार्मूला को मैं डिराइव कर दूंगा। क्लियर। चलो यार, लेकिन इस फार्मूला का मतलब क्या है यार समझ लेते हैं, और ये फार्मूला कब लगाते हैं इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यदि कभी वॉल्यूम दिया हुआ है, और देखो यार ये हम लोग कब अप्लाई करते हैं, एट STP। कब अप्लाई करते हैं, एट STP ओनली। और ये जो फार्मूला है ना अप्लाइड ओनली फॉर गैसेस, यदि गैस रहा तो ही हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, ओनली फॉर गैस। और गैस भी कैसा, आइडियल गैस, ठीक है ना। चलिए यार वो आइडियल और गैस ये सब छोड़ो, तुम लोग बस याद रखना यार ये हम लोग किसके लिए लगाते हैं, गैस के लिए लगाते हैं, ठीक। सॉलिड और लिक्विड के ये फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज लिखा है, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली एट STP। मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली एट STP। अब यार STP का मतलब क्या होता है यार, आप लोग पहली बार सुन रहे होगे, तो देखिए STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो आपको लेना है वो है 273 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 180, ठीक है ना। और ठीक है आप लोग को यही मिलेगा, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 180। अब यहाँ पे यार प्रेशर 180 का क्या मतलब होता है, हो सकता है यार आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो 10 से 11th में, कुछ बच्चे सुने हो कुछ बच्चे नहीं सुने हो, तो 1 एटम का मतलब क्या होता है यार, थोड़ा इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक। तो देखो यार 1 एटम क्या है, प्रेशर को यूनिट करने के लिए हम लोग ये यूनिट यूज करते हैं ATM। किसको यूनिट मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक। थोड़ा हम यार फील करना चाहते हैं ATM क्या होता है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो चलो यार फील करवा देता हूँ इस चीज़ को। बैरोमीटर, बैरोमीटर का नाम सुने होगा यार तुम लोग। बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं। एक बैरोमीटर लिया और इसमें हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड U ट्यूब लिया। क्या लिया, इन्वर्टेड U ट्यूब, वो U ट्यूब ने जिस पे तुम लोग वीडियो देखते हो, ठीक है। एक इन्वर्टेड U ट्यूब लिया और ये इन्वर्टेड U ट्यूब के अंदर मैंने क्या भर दिया, मर्क्यूरी भर दिया। क्या कर दिया बच्चा, मर्क्यूरी भर दिया। अब देखिए होगा क्या, यहाँ ऊपर में क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हवा है, हवा क्या है, हवा, एटमॉस्फेयर है। यदि यहाँ पे हवा है, एटमॉस्फेयर है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर, ये भी मर्क्यूरी है और ये अंदर में भी मर्क्यूरी है। क्लियर। अब यहाँ से ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ से ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये वाला जो मर्क्यूरी है ना, इस इन्वर्टेड U ट्यूब में ये ऊपर की ओर, मर्क्यूरी का लेवल ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यदि यहाँ पे हवा है तो वो हवा कुछ ना कुछ तो इस पे प्रेशर लगा रहा होगा ना, यदि वो कुछ प्रेशर लगा रहा तो ये मर्क्यूरी का लेवल इस U ट्यूब में ऊपर की ओर जाएगा। और यही जो लेवल है, मान लिया यार इसमें, मान लिया यार इस हाइट तक गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये प्रेशर लगा रहा था, ठीक है। इसमें इस हाइट तक मर्क्यूरी का लेवल राइज किया, ये हाइट तक, और यहाँ पे सरफेस का जो हाइट था वो इतना था, तो इतना हाइट ये राइज किया मर्क्यूरी का लेवल इन दिस इन्वर्टेड U ट्यूब। क्लियर। तो ये जो हाइट है ना, इस हाइट को मैं अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकता हूँ। यदि इस हाइट को यदि मैं सेंटीमीटर में मेजर करूँ तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर आता है। सेंटीमीटर में मेजर करूँ तो 76 सेंटीमीटर आता है। यदि मिलीमीटर में मेजर करूँ तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर हो जाता है। तो ये जो हाइट आता है ये 76 सेंटीमीटर या 760 mm आ जाता है। लेकिन कब, जब इसके अंदर क्या रखा हो, बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी रखा हो। क्या रखा हो, मर्क्यूरी रखा हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक Hg टर्म ऐड कर देते हैं, 76 cm Hg, 760 mm Hg। Hg का मतलब यदि Hg लिए तो इतना हाइट आपको ऑब्जर्व हुआ। कब, जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो, ओपन एटमॉस्फेयर हो। और इसी को हम लोग 1 atm प्रेशर भी कहते हैं। इसको भी मैं वही कहूंगा 1 atm प्रेशर। समझ में आ रहा। तो 1 atm प्रेशर का मतलब क्या है, इस चीज को समझ लो। 1 atm प्रेशर का मतलब ये एटमॉस्फेयर जो है ना, जो प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर को 1 atm कहा जाता है। और ये जो हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं ना, ये मीन सी लेवल पे मेजर किया जाता है। मीन सी लेवल का मतलब ये समुद्र गहराई हर जगह अलग अलग है ना, तो एक हम लोग रेफरेंस बनाते हैं।
ठीक है ना, जहाँ से हम लोग सभी हाइट को, कुछ तुम यार कहीं जाओगे तो ऊपर मिलेगा, कहीं जाओगे तो तुम्हें नीचे मिलेगा। जो धरती है, जो ज़मीन है, उसका हाइट थोड़ा ना प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तुम यहाँ पे अभी गए हो यार, मान लो यार ये हाइट है, आगे जाओगे तो कुछ ज़्यादा ऊंचाई मिलेगा, फिर जाओगे तो गड्ढा, मतलब थोड़ा नीचे हो जाता है ज़मीन। तो ज़मीन का ऊंचाई नीचाई ना वो अलग अलग है हर जगह पे। तो इसलिए हमको एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम हर डिस्टेंस को मेजर करें। तो हम लोग जो रेफरेंस सेट किया ना, उस रेफरेंस पे जाके हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और उस रेफरेंस को ही मीन सी लेवल कहा जाता है। ठीक, तो चलिए यार, नहीं भी समझ में आया मीन सी लेवल, ये सब बात की बात है, ठीक है ना। फिजिक्स में तुम लोग ये चीज़ जानोगे, प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है डिटेल में। तो इस तरह से ये 76 cm Hg, ये 760 mm Hg होता है। ठीक, ये क्या है, 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू इन mm और Hg। तो अब जब भी 1 atm बोला जाए तो समझ में आ जाएगा। यदि मान लो यार कहीं 2 atm बोल दिया जाए, मान लो यार ये ओपन एटमॉस्फेयर, यदि एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर 1 atm फिक्स हो गया। यदि ओपन एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर फिक्स हो गया 1 atm। मान लो यार यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा गैस ला दिया, यदि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे गैस और ला दूं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और मान लो प्रेशर बढ़कर 2 atm हो जाता है। इसका मतलब क्या समझोगे तुम लोग, इसका मतलब ये समझोगे कि यदि यहाँ पे गैस ला दिया एक्स्ट्रा और 2 atm बोला गया, इसका मतलब जो 76 सेंटीमीटर या 760 mm मारा था, इसका हाइट जस्ट डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब भी 76 cm Hg, 760 mm Hg बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या फिगर बनेगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो इस तरह से 1 atm भी बोला जाए, इसका मतलब क्या, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को 1 atm कहा जा रहा है, और इसी कंडीशन को STP कंडीशन कहा जाता है। तो कभी कभी आपको 1 atm 76 सेंटीमीटर Hg भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पे Hg इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि मान लो यार इसके अंदर का सॉल्वेंट हम चेंज कर दिए, ठीक है ना। मान लो Hg का लिक्विड चेंज कर दिए, Hg की जगह मान लो यार मैं वाटर कर देता, तो वाटर यदि कर दूंगा ना तो वाटर और हल्का होता है, लाइटर होता है, तो वाटर का तो और ज़्यादा हाइट राइज कर जाएगा। और इसलिए बैरोमीटर में वाटर नहीं लिया जाता। यदि वाटर लेंगे तो ये 10 मीटर तक पहुँच जाता है। ये देख लो 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर भी नहीं है सही मायने में। 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। तो इसका हाइट देखो ना, तो ये 1 मीटर से भी कम आ रहा है बैरोमीटर का हाइट। लेकिन वाटर ले लो 10 मीटर, 10 मीटर का समझ लो कितना बड़ा हमको मैनोमीटर बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग वाटर को यहाँ पे नहीं लेते। ये भी एक वजह होता है कि बैरोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज़ किया जाता है। हाइट कम रहता तो कन्वीनियंट हो जाता हमारे लिए यूज़ करना। लेकिन वाटर यदि ले लेंगे तो यार वाटर हल्का होता है ना, इसलिए एटमॉस्फेयर जैसे ही प्रेशर लगाएगा ना तो वाटर कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुँच जाता है। हल्का चीज़ है ना, तो यार हवा में उड़ जाता है ऊपर, समझ रहे हो। हाँ, तो ये बात है। तो इस तरह से यार STP जब भी लिखा हो तो STP का मतलब आप क्या समझोगे, ये चीज़ टेम्परेचर 273 केल्विन अंडरस्टूड है। इसको डिग्री सेल्सियस में बोलूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm, 76 cm Hg या 760 mm Hg। तो इस तरह से यार ये थर्ड फार्मूला आपको कब लगाना है यार, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये थर्ड फार्मूला केवल गैसेस के लिए अप्लाई करेंगे। और ये V क्या है, V ये वॉल्यूम इन लीटर है। क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। याद रखना है, L फॉर लीटर है, वॉल्यूम है इन लीटर। और 22.4 ये फिक्स रहता है। ये कहाँ से आता है, आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। कैसे आता है यार बाद में बताएंगे, जब आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बता देंगे तब। ठीक, तो फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा फेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मिटा के मैं थोड़ा फार्मूला को एक जगह फेयर कर देता हूँ। ये हो गया कचरा, क्योंकि यही 3 फार्मूला अभी है। हम लोग एक दिन केवल इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे भी यार इसका बहुत यूज़ है। तो चलो यार, अब हम लोग इस तीनों फार्मूला को यार फेयर कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो यार, ये 3 ही फार्मूला जो है ना आगे खूब यूज़ होगा बार बार। ठीक, तो सबसे पहले यार यहाँ N क्या है, हर जगह मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। W क्या है, गिवन मास या गिवन वेट है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक, कैपिटल M क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ये एटम है तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा इसका। P क्या है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, ऐसा ऐसा। तो नंबर ऑफ मैं पार्टिकल्स लिख देता हूँ। ठीक, तो समझ जाना, सब कुछ आ जाता है। Na क्या, एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू आपको कैलकुलेशन के लिए 6 × 10⁻23 लेना है। क्लियर। V इन लीटर, V इन लीटर क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। और 22.4 फिक्स है। STP का मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 atm या क्या बोलूँगा मैं, 760 cm Hg। Hg लिखना इंपॉर्टेंट है, या 760 mm Hg। ठीक, तो ये 3 फार्मूला है जिससे कि मोल्स किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, मोल्स निकालने के लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपको इसी फार्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यार, कुछ ये जो आइडियल गैस इक्वेशन से आया ना, कुछ क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड आता तो वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग केवल ये चीज़ को नोट कर लो। पहले हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग अब इस चीज़ को नोट कर लो फिर।
तो चलो यार नेक्स्ट हम लोग अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ आप क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये मैं फार्मूला को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोग देख लो और ये याद रखना, बार बार ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पीछे पेज पलट के देख रहे हैं इसका फार्मूला क्या था, फिर क्वेश्चन क्या था, ऐसा नहीं। एक बार देख लो 5 मिनट के लिए, अच्छा से समझ लो हर एक टर्म को, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे P बाय N, P का मतलब क्या है, Na का मतलब क्या है, W बाय M, W क्या है, M क्या है, V क्या है 22.4, STP क्या है, एक बार देख लो। तो उसके बाद अब मैं जब भी क्वेश्चन दूंगा तो कॉपी पलटना नहीं है, खुद से दिमाग में थोड़ा सोच, मान लिया फार्मूला याद भी नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा दिमाग पे जोर देना है। ऐसा नहीं फार्मूला याद नहीं आया, फार्मूला तो पीछे लिखा है, पलटे, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब अभी से यार हैबिट डालो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। हैबिट डालो, दिमाग को थोड़ा जोर देने की कोशिश करो। कुछ याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यार सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो यार, हाँ 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 हाँ, इस तरह से, समझे। तो चलिए यार मैं अब यहाँ पे सवाल लिखता हूँ। चलिए यार देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना, खुद से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। उसके बाद आप हमारे आंसर पे सॉल्यूशन पे आओगे, क्लियर। चल फर्स्ट क्वेश्चन, 64 ग्राम सल्फर एटम निकालना क्या आपको, नंबर ऑफ मोल्स। टोटल 6 क्वेश्चन है, सभी में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। देखो यार बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल यार अभी एकदम इजी क्वेश्चन मिलेगा, हलवा पूरी बना के खाने टाइप का। चल इधर देख, मोल्स W बाय M, वेट दिया है ना 64 ग्राम। जब भी वेट दिया है तो आपको फर्स्ट फार्मूला, देखिए मोल्स निकालने का 3 ही फार्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि वेट दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट फार्मूला यूज करना है। तो सब में आप देख रहे हो कि वेट ही गिवन है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। W बाय M, W का वैल्यू कितना, 64 ग्राम सल्फर, तो 64, कैपिटल M क्या हो जाएगा, सल्फर आइटम है ना, सल्फर आइटम को ले M का वैल्यू कितना 30। अब यार ये सब याद होना चाहिए, पता चला इसके लिए यार पीछे पेज पलट ये सब काम नहीं करना है। एक बार यार याद कर लो, उसके बाद डायरेक्ट तुरंत आंसर है। 6 क्वेश्चन 6 मिनट का समय लगना चाहिए, ऐसा आपको यार स्पीड अपना रखना है। कितना आ गया 2, क्लियर ना, कोई डाउट नहीं यार इसमें, एकदम हलवा पूरी तरह सवाल है। चलो यार सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 ग्राम कार्बन आइटम क्या हो जाएगा, अगेन W बाय M लगाओ, 30 ग्राम अपॉन में कार्बन आइटम, कार्बन आइटम है, कार्बन आइटम के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताओ, 12 लिखूंगा। कार्बन एटम है ना, एटम का तो मास 12 भी होता है। 6 2 जा 6 5 जा 5/2, दैट इज 2.5, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, 72 ग्राम वाटर है, तो देखो यार वाटर है तो अगेन W बाय M ही फार्मूला लगेगा। वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया वाटर का, 72 लिखो। M वाटर के लिए क्या हो जाएगा 18, अब ऑलरेडी यार बताने की जरूरत तो है नहीं, वाटर के लिए 18। ये देखो यार 4 जा कट जाता है, तो कितना मोल्स हो गया 72 ग्राम में, 4 मोल्स हो गया, क्लियर। फिर 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, W बाय M फिर से। अब देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, याद होना चाहिए, कुछ कहते हैं याद होना चाहिए। ग्लूकोज का होता है 180, याद नहीं है तो यार याद कर लेना। अच्छा 180 ग्राम ही दिया गया वहाँ पे भी, तो 180 अपन 180 दैट इज कितना वैल्यू आ गया, 1 मोल आ गया, ठीक। 4 हो गया। 5 नंबर पे आ जाओ, 120 ग्राम यूरिया, तो यूरिया है ना, यूरिया का यार याद नहीं है तो जाके पीछे देख लो, फार्मूला यार याद होना चाहिए, NH2CONH2, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, ये कट के कितना आ जाएगा 2, ठीक है। देखो यार सब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी दिए तुम लोग को। 1 kg ऑफ मार्बल देखो यार वहाँ पे मैंने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, हो सकता है आपको नहीं भी लिखा हुआ मिले, तो मार्बल का मतलब समझ आना कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले तो यार कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा हमें, मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा ना, तो कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास इसका, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 48, 12 60 + 40 ये कितना आ गया 100, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो आ गया 100। यदि 100 आ गया तो बता यार वेट कितना दिया है मार्बल का 1 kg। अब 1 अपॉन, यदि ऐसा तुम लोग कर रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, जिसने 1/100 किया उसका आंसर गलत। 1 kg दिया है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अरे यार ये जो W हम लोग लेते हैं ना ये ग्राम में लेते हैं, ग्राम में, तो आप लोग यार वहाँ पे भी सही कर लेना, जो फार्मूला मैंने लिखा था ना फर्स्ट फार्मूला W बाय M, वहाँ पे W को लिख लेना इन ग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट जो W होता है वो वेट इन ग्राम लेते हैं, यदि kg में दिया ऐसा नहीं kg में पुट कर दूंगा गलत हो जाएगा, फिर ग्राम में पुट करना है। ग्राम में कितना होगा 1 kg 1000 ग्राम, और ये 100 कितना आ गया आंसर 10।
तो 10 मोल्स प्रेजेंट होगा 1 kg मार्बल में। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? चलिए तो अब आप लोग यार इस चीज को नोट कर लो करके, ठीक। अच्छा चलो यार यहीं पे एक और ये भी सवाल बना लो यार। मान ले 1 kg वाटर होता, 1 kg वाटर होता। थोड़ा इसको इमेजिन करना जैसे 1 kg वाटर है तुम्हारे पास, 1 किलो वाटर है। 1 किलो वाटर में कितना मोल्स होगा वाटर का, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यार तुम ही लोग बता, 1 kg यदि वाटर है तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन में 18। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ना, वेट कितना पुट करूंगा? 1 kg है तो 1000 और मॉलिक्यूलर वेट कितना पुट करूंगा H2O के लिए? 18। 1000 बाय 18 इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 55.55। ये याद रखना, ठीक है ना? ये वैल्यू यार याद ही रखना। 1000 बाय 18 जो है ना 55.55 होता है। ये स्टार मार्क कर लो ये क्वेश्चन, क्योंकि यार बार बार यूज होगा। और ये वैल्यू 1000 बाय 18 डिवाइड करने पे 55.55 होता है। ये भी याद कर लेना, बार बार आप लोग यार बहुत सारा क्वेश्चन में ये 1000 बाय 18 वैल्यू दिखेगा, तो इसका याद रखिएगा 55.55 होता है। ठीक, तुम लोग यार डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना? फर्स्ट टाइम तुम लोग देख लेना। तुम लोग भी छाप मत देना यार देख के कि 55.55 आंसर लिख दिए, हम भी लिख लेते हैं। नहीं सर लिख लिया इसलिए नहीं, पहले तुम लोग यार पहले निकालो, उसके बाद याद कर लेना। चलो तो अब यार इसको थोड़ा इमेजिन करो। 1 kg यदि वाटर लिए तो उसमें कितना मोल्स आ रहा है? 55.55। और 55.55 मोल्स का मतलब यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल्स पूछ दूं तो कितना बोलोगे? तो 1 मोल होता तो इसका मतलब कितना मॉलिक्यूल्स होता? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यहाँ तो 55.55 मोल्स है, तो 55.55 मोल्स का मतलब कितना हो गया? तो 1 मोल में 6 इंटू 10 का पावर 23, तो 55.55 मोल्स में 55.55 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23। समझ रहे हो? यानी इतना सारा मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का केवल 1 kg में। समझ रहे हो इस चीज को? इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करो, 72 ग्राम वाटर। 72 ग्राम वाटर का मतलब कितना मोल्स आया था? 72 ग्राम वाटर, थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड 4 मोल्स। 4 मोल्स का मतलब कितना? थोड़ा इमेजिन करो इस चीज को। 4 मोल्स, 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6 इंटू 10 का पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ तो 4 मोल आ गया, तो 4 मोल का मतलब कितना हो गया? 1 मोल में 6 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता। तो 4 मोल में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, दैट इज 24 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब इमेजिन कर सकते हो यार तुम लोग कि यदि मैं 72 ग्राम, मान ले यार 72 ग्राम क्या इतना में हो जाएगा? 72 ग्राम, तो 72 ग्राम वाटर, उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया आप लोगों को। समझ रहे हो ना हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? थोड़ा यही सब चीज को यार फील करना है तुम लोगों को। केवल क्वेश्चन बनाना नहीं है। 64 ग्राम सल्फर आइटम है, 64 ग्राम, ठीक है ना? 64 ग्राम जितना भी हो सल्फर आइटम, उसमें कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल्स आएंगे। 2 मोल्स का मतलब, तो 1 मोल का मतलब 6 इंटू 10 का पावर 23, तो 2 मोल्स का मतलब 2 इंटू 6 इंटू 10 का 23, मतलब 12 इंटू 10 का पावर 23। तो इस तरह से इमेजिन करना है तुम लोग को भी। हर एक चीज को यार जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल के आ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा आप लोग को इमेजिन करना, फील करना, तब यार तो मजा आएगा केमिस्ट्री में। तो चलो यार ये अब मैं मिटा देता हूं और मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है ना? तो देखो यार नेक्स्ट आपके सामने ये सवाल है, ठीक है ना? इसको आपका अगेन क्या करना, आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक? तो वीडियो पॉज करके यार पहले हर एक क्वेश्चन 7 तक अभी हो गया था ना, 7th में आप लोग वो लिख लेना 1 kg वाटर वाला, ठीक है? फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे आप कह दिया। तो मैं इधर सॉल्व करते हैं, उधर आप लोग वीडियो पॉज करके स्टार्ट हो जाओ। 8 नंबर, सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ आपको 12 इंटू 10 का पावर 23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने मोल्स के बराबर होगा? तो मोल्स हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 3 ही फॉर्मूला है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि कहीं भी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिख जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना? सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला, ठीक है? याद रखोगे इस चीज को। तो सेकंड फॉर्मूला क्या था? P अपॉन Na, यही था ना? P क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में वही होता है P। कितना आइटम्स दिया हुआ है? 12 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन में Na का वैल्यू क्या होता है? 6 इंटू 10 का पावर 20। क्लियर? ये तो 23 उड़ गया, 6 2 इसका मतलब कितना मोल्स आ गया? 2 मोल्स आ गया। और इमेजिन भी कर सकते हैं 6 इंटू 10 का पावर 23 आइटम्स होता तो 1 मोल के बराबर होता। यहाँ 12 इंटू 10 का पावर 23 आइटम्स है तो 2 मोल के बराबर हो गया। कितना सिंपल यार, निकालने का भी जरूरत नहीं था फार्मूला से, फिर भी लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ से थोड़ा दिमाग भी चलाना है। कहीं कहीं पता चला यार फार्मूला लगा के बिना मतलब का टाइम वेस्ट करे, हमको ऐसे ही दिख रहा था इतना आंसर होगा, तो जब दिख रहा तो आंसर मारो, टिक करो, तुरंत आगे बढ़ो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 18 इंटू 10 का पावर 24, तो चलो यार मोल्स पहले फार्मूला से निकालते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ कितना? 18 इंटू 10 का पावर 24 अपॉन में कितना? Na का वैल्यू यार फिक्स होता है 6 3 और ये
यहाँ पे 10 का पावर 1 ही बचेगा ना, तो 3 इंटू 10 का पावर 1 दैट इज 30। 10 बचा, यहाँ पे 3 इंटू 10 30, यानी 18 इंटू 10 का पावर 24 आइटम्स में कितने मोल्स के बराबर होगा? 30 मोल्स के बराबर होगा। क्लियर है ना? चल क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 30 इंटू 10 का पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है, कितना मॉलिक्यूल्स है? 30 इंटू 10 का पावर 25। देखिए ऊपर एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स है, पी के जगह पे एटम्स भी आ सकता, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता, जो भी दिया हो वो आपको पुट कर दो। नीचे Na फिक्स होता है, कितना? 6 इंटू 10 का पावर 23। तो ये 23 से 25 2 जा कट जाएगा, मतलब 23 या 25 है तो केवल ऊपर 10 का पावर 2 बचेगा, और ये 6 कितना जा जाएगा? 5 जा जाएगा। क्लियर? तो 5 इंटू 10 का पावर 2 दैट इज कितना मोल्स आ गया? 500 मोल्स आ गया। क्लियर है चीज ना? 500 मोल्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। अगेन 30 इंटू 10 का पावर 25, देखिए यहाँ 30 इंटू 10 का पावर 25 मॉलिक्यूल्स N2 का है, और अब 30 इंटू 10 का पावर 25 मॉलिक्यूल्स O2 का दे दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा क्या आंसर? फिर एक चीज़ याद रखें, मान ले 12 हम बाजार में 12 केले लेने जाएंगे तो वो 1 डजन हुआ। यदि मैं 12 केले के बाद संतरा मांगूंगा तो भी वो 1 डजन ही हुआ ना, समझ रहे हो ना? नहीं 12 का मतलब 1 मोल, वो तुम संतरा लेने जाओ, केला लेने जाओ, या सेब लेने जाओ, या अंडे लेने जाओ, जो भी चीज़ 12 ये दिया तो मतलब 1 डजन। वो डिपेंड नहीं करता है तुम कौन सा फल लेने जा रहे हो, फ्रूट लेने जा रहे हो। उसी तरह से यहाँ पे यदि इतने मॉलिक्यूल्स है तो N2 हो, O2 या कोई दूसरे सब्सटेंस क्यों ना हो, मोल्स जो है ना वो बराबर होगा। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है तो, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होगा। वो इस पर थोड़ा ना डिपेंड करता है। तुम यदि 24 केले मांगो, 24 संतरा मांगो, दोनों में 2 डजन ही होगा। डजन तो 2 ही होगा ना। और बता देते ना जब भी मोल्स आए तो उसको डजन से रिलेट कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 11 का आंसर फिर मैं लिख देता हूँ P/N। P का वैल्यू अगेन कितना पुट करना होगा? 30 इंटू 10 का पावर 25, और नीचे क्या पुट करना होगा? 6 इंटू 10 का पावर 23। तो इस तरह से अगेन आंसर क्या आ जाएगा? 500। क्लियर? 11 हो गया। 12 नंबर 12 30 अच्छा फिर से 30 इंटू 10 का पावर 25। अब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, आंसर चेंज होगा क्या? फिर से हम लोग P/Na लगाएंगे, फिर से P उतना और Na का वैल्यू फिर से इतना ही, तो तुम N2 लो, O2 लो, H2O, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है ना चीज? तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा? 500 मोल्स। क्लियर? मतलब कि आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहता है तो ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सटेंस विच यू आर टेकिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब 13 क्या है? 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब देखो यार 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स है, तो 10 और 20 अब बाय में क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 का पावर 23। क्या आ जाएगा यार? आंसर बता दो। 1/6 इंटू 10 का पावर -3 आ जाएगा। क्लियर है? अब 1/6 को मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना? 10/6, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो यार 1/1 काम करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 1/6 इंटू 10 का -3 है, यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो इसको मैं 10/6, अब ये सब यार कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना, ये -4 हो जाएगा। ठीक है ना? ये 1 इंटू 2 10/6, 6 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, इस 10 को हम इसके साथ ले जा रहे हैं, -4। ये कितना हो गया? 1.440। तो 6 6 36, फिर 1.66 इंटू 10 का पावर -4। यार ये कैलकुलेशन तुम लोग काम है। ठीक है? अब हम कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं सिखाएंगे बच्चों की तरह, ऑलरेडी यार साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है ना? प्लस माइनस पावर में कैसे इधर उधर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का? 1.66 इंटू 10 का -40। आप 1.67 भी अप्रॉक्स में लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 6 चलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये चीज़ नोट कर लो यार, जिनसे नहीं बना था आंसर यार मैच कर लेना तुम लोग, सही है कि नहीं। और मैं अब क्वेश्चन नंबर 14 को बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अब देखिए 1 मॉलिक्यूल है, क्या है? 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल NH3 का मतलब कितना हो गया? P/Na। P का वैल्यू अब 1 ही पुट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल है ना इसलिए 1 ही पुट करेंगे। Na का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 का पावर 23। तो ये 1/6 इंटू 10 का पावर -23 हो जाएगा। इसको 10/6 इंटू 10 का पावर क्या लिख देंगे? -24। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/6, यहाँ जो 10 आएगा उसको यहाँ पे पहुँचा देंगे, -24 बन जाएगा। और 10/6 अगेन क्या बोलूँगा? 1.666 इंटू 10 का पावर -24। तो यदि 1 मॉलिक्यूल NH3 है तो वो कितने मोल के बराबर होगा? 1.66 इंटू 10 का पावर -24 मोल के बराबर। देख रहा है कितना कम होना भी चाहिए यार, 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मॉलिक्यूल कितना मोल हो जा रहा है? इतना मोल हो जा रहा है।
क्लियर। तो इस तरह से यार सेकंड फार्मूला जो था n इक्वल टू पी बाई एन है वो किस तरह से अप्लाई करना है यार समझ में आया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार यहाँ पे देखना 30 × 10⁻25 तीनों जगह है, ये N2 है, ये O2 है, H2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्यों यार, जैसे डजन के साथ तुम लोग कंपेयर कर लो मोल को, बिल्कुल उसी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलो यार अब आप लोग यार इस चीज़ को नोट कर लो, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और इस पे बेस्ड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो यार, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये थर्ड फार्मूला पे बेस्ड है। आप लोग बस फार्मूला याद कराने के लिए प्लस बेसिक्स फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं ना, पहले वो क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग यार मिक्स्ड प्रॉब्लम करूंगा तो वो आगे समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं यार, तुम लोग बना लेना पहले वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अभी कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं है। मोल्स कैलकुलेट करना, मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 11.2 लीटर, 5.6 लीटर, 22.4 लीटर, वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया तो कौन सा फार्मूला, थर्ड वाला फार्मूला, याद रखना यार, इसी को याद रखना तुम लोग। तो मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम, और ये भी देखना यार लीटर में पुट करते हैं 22.4 लीटर। चलो वॉल्यूम कितना दिया है 11.2, बाय में 22.4, आंसर कितना आ जाएगा यार 2 से कट जाएगा 1/2, 1/2 दैट इज 0.5। क्लियर है। 40 नंबर 15 अगेन वॉल्यूम इन लीटर 5.6, बाय में 22.4, ये देखो यार 4 जा उड़ जाएगा, ठीक है ना, तुम लोग यार कर लेना कैलकुलेशन। बस ये देख लेना यार एसटीपी दिया है ना, इसीलिए हम लोग ये फार्मूला लगा रहे हैं, यदि एसटीपी दिया नहीं होता तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 22.4 लीटर ऑफ हीलियम गैस, तो 22.4 लीटर ऑफ हीलियम गैस, तो 22.4 अपन ऊपर वॉल्यूम जो है गिवन वॉल्यूम रखेंगे और नीचे 22.4 फिक्स है। अच्छा ये एसटीपी कंडीशन है क्या, देखो अब ये देखिए यार इस सवाल में डायरेक्टली एसटीपी नहीं लिखा है, लेकिन वो 273 केल्विन और 180 प्रेशर दे दिया है, तो इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं ये भी कंडीशन ऑफ एसटीपी है। यदि एसटीपी कंडीशन है तो हम ये फार्मूला अगेन लगा सकते हैं। कितना मोल्स आ गया 1। क्लियर है ये चीज़। चलिए मान लो यार एक सवाल और इसमें जोड़ दो, मान लो 5600 ml दिया हुआ है, बस ml ऑफ कोई भी गैस, मान लो नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी लिया गया, तो इसका आंसर बता दो यार कितना होगा। तो अगेन 5600 ml है ना, तो यदि 5600 ml है लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में क्या हो जाएगा 5 इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे ml को तो वो लीटर में कन्वर्ट हो गया, और नीचे क्या रहता है 22.4, तो इस तरह से यार ये 5.6 ऊपर बचेगा, नीचे 22.4, तो ये अगेन 1/4 आ जाएगा, दैट इज 0.25। तो इस तरह से इस वाले में कितना मोल्स आ जाएगा 0.25 मोल्स। ठीक, तो इस तरह से हम लोग थर्ड फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है यार ये तीनों फार्मूला जो मोल्स का है उसको किस तरह से यूज करते हैं मोल्स को कैलकुलेट करने में, ये चीज अब तुम लोगों को यार क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलो यार आप लोग इस सब चीज को नोट कर लो। अब हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन वो आज नहीं करते, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो यार अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय।